हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 18th ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है कंबाइंड कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है कोलकाता में। मैं आपको समझाऊंगा ये है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कशन हुआ है। फिर आपको इसी में सीडीएस के बारे में बताऊंगा, जिसे आप लोग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी कहते हैं। फिर उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे हैं वो भी डिस्कस करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच स्ट्रैटेजिक टाइज का डिस्कशन हुआ है। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके लिए भी काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है। मैं आपको इसमें इन डिटेल समझाऊंगा ये क्या, किस टॉपिक पे ये स्ट्रैटेजिक टाइज के ऊपर बात हुई है। साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा ये यूरोपियन यूनियन है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, और इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी मैं आपके साथ अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा। थर्ड आर्टिकल बात करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है एक एआई पावर्ड एलएलएम का। एलएलएम मतलब क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और ये एक तरीके से एआई डेवलप कर रहे हैं जिससे ऑडिट्स आसानी से किए जा सकें। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन जीएस2 2018 में आया था। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल has a very vital role to play. Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise. अब ये जो आपको मैं आर्टिकल समझाऊंगा, आप देखेंगे कि इस आर्टिकल के पॉइंट्स को आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर में। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी आपके सामने मैं प्रोवाइड करूंगा। फोर्थ आर्टिकल बात करता है COP30 के ऊपर, जिसे हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी कहते हैं। COP30 क्या है, फिर उसमें नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या अपडेट है ये वो बताऊंगा मैं। अगेन जीएस पेपर 2 जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके लिए काफ़ी रेलेवेंट है। साथ ही साथ में जो इम्पॉर्टेंट कॉप्स हुई हैं जो UNFCCC के रेफरेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको कन्वेंशनल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी एक डिस्कशन करूंगा, फिर उसमें जो कॉप्स हुई हैं वो भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज उठे हैं। लास्ट आर्टिकल बात करता है DII के ऊपर। आपको अभी तक मैंने FII के ऊपर बताया था, जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो DII मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलो या फिर इन्वेस्टमेंट बोलो, आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टर होगा, इंडिविजुअल होगा, इन्वेस्टमेंट मतलब जब सब लोग आके इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, DII ने इन्वेस्ट किया $90 बिलियन का। अगेन जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक सेक्शन में काफ़ी रिलेवेंट है। इस पूरे आर्टिकल को समझने के बाद आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि ये होते क्या है। फिर आपको इसी में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको मैं अच्छी खासी नॉलेज दूंगा। बहुत कुछ आपको इस पूरे आर्टिकल में, पूरी समरी में जानने को मिलेगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं बैटल आईएएस के। स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात करता है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है कोलकाता में। यहाँ पे जो की मैसेज सीडीएस जो अनिल चौहान जी हैं उन्होंने क्या दिया है कि भैया कंटिन्यूअस रिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज की जो इतना कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट हो रखा है उसमें हमें कंसिस्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना होगा, बदलाव करने होंगे, जिससे हमारी तैयारी, हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो बनी रहे। कुछ जो फोकस एरियाज पे डिस्कशन हुआ था वो ये था कि भैया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों की तीनों जो आर्म फोर्सेस का हिस्सा है इंटर ऑपरेबल होनी चाहिए, मतलब आपस में ये लोग ऑपरेट कर सकें। ये ना हो कभी अगर हॉस्टाइल लाइक सिचुएशन है, कभी वॉर लाइक सिचुएशन है, तो वहाँ पे आर्मी को नहीं पता वो कैसे नेवी के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, नेवी को नहीं पता एयरफोर्स के साथ करेगी, क्योंकि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं कारगिल में देखी गई थी। तो ये जो आपकी सीडीएस की पोस्ट ही बनाई गई है वो कारगिल कमेटी के जो सजेशन थी उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। अब यहाँ पे और जो फोकस एरिया डिस्कशन हुआ कि हमें स्पेस, साइबर, इंफॉर्मेशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, कि जो उसमें जो डिफरेंट एरियाज होते हैं उसमें भी हमें अच्छे खासे रिफॉर्म्स लाने होंगे और उनको टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना होगा, जिससे मॉडर्न वॉरफेयर में अडेप्टेशन हो सके। क्योंकि आज करंट सिचुएशन ये है, वॉर में तलवार भाला नहीं चल रहा है कि यहाँ पे एक तरफ से एकदम वॉर क्राई हो रहा है, जय महाकाली जय महाकाल, जैसे पहले जनरली लोग करते थे, ठीक है। फिर हर एक का अपना खुद का वॉर क्राई होता था कि नहीं वी विल विन, वी विल लूज, जो भी था। बट आज के समय में वॉरफेयर बहुत डिफरेंट हो चुकी है। यहाँ से अगर एक इंसान, अब जैसे इमेजिन करिए अगर यही कोई 1800 का, लेट्स से कोई 18th सेंचुरी का कोई सोल्जर आए, उसको क्या, उसके लिए जोश ही सब कुछ मेंटेन करता है, वो जोर से चिल्ला रहा है भाई साहब हम जीतेंगे हम जीतेंगे,
वहाँ से करना क्या, एक ड्रोन भेजेगा, जीतना मारना तो एकदम बात की बात है, लेकिन उसके बाद तुरंत क्या होगा, ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे टेक है, एआई है। तो यहाँ पे आर्मी को भी यही फोकस करना होगा कि वो अगर अपग्रेडेशन ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है तो वो ऐसा होना चाहिए जिससे आज की जो करंट सिक्योरिटी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वो एक साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकें और अपने आप को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर सकें कि अडेप्टेशन भी हो सके। ठीक है, चलो अब इसमें एक बात होती है सीडीएस के बारे में। अब सीडीएस के बारे में देखो, आप आर्टिकल में शुरुआत में देखो बात की गई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। ये हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर होते हैं जो एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर की तरीके से काम कर, ध्यान रखिए क्या लिखा है, एज अ मिलिट्री एडवाइजर काम करते हैं डिफेंस मिनिस्टर को। ये 2019 में कारगिल रिव्यू कमेटी, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, उनकी रिकमेंडेशन पे ये पोस्ट बनाई गई थी। इनका मेन रोल होता है कि एंश्योर करना जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंडर में। ये हेड करते हैं जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। अगर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट करते हैं ट्राई सर्विसेज प्लानिंग को, प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशंस को, इंडिजनाइजेशन को और सेल्फ रिलायंस को डिफेंस में और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जो गवर्नमेंट होती है उसको एडवाइस देते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के ऊपर, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज बताते हैं। स्पेस, साइबर स्पेस जो स्पेशल ऑपरेशन होते हैं उन सबको एक साथ इंटीग्रेट करते हैं जाके, जिससे जो पूरी आपकी फोर्सेज हैं डिफरेंट डिफरेंट वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। जो इंडियन आर्म फोर्स की कैपेबिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में वो और ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सके, और एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र की तरीके से काम करते हैं। किसको, पॉलिटिकल लीडरशिप में। जनरली आप देखोगे आर्मी और पॉलिटिक्स वो दोनों बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, ये एक तरीके से मीडियम है कि भैया जो कुछ भी आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ें कन्वे करेगा किसको, पॉलिटिकल लीडरशिप को। तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए समझना कि आखिर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये है क्या। ठीक है, अब जो जो मैंने चीज़ें बोली हैं आप सोच रहे हो सर आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बताया क्यों इतनी डिटेल में। अरे कोई ना कोई तो कारण होगा ही, बिल्कुल कारण है। कारण अभी एक साल पहले था, वो है 2024 का यूपीएससी का पेपर। एज इट इज देखिए, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसीलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग सके कि सीडीएस का काम क्या है। परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीज, बिल्कुल। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस चीफ्स। अब आपको यही बताया कि भैया ये क्या कोई मिलिट्री कमांड अपनी इनके पास पावर है, आंसर इज नहीं। ये एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर है, इनके पास ये नहीं है कि आज को बोले कल अटैक करने चले जाओ अटैक हो जाए, ये नहीं कर सकते हैं। तो ये पावर किसके पास है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कब सही होता, अगर यहाँ पे लिखा होता व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं इंडिया की, उनके पास मिलिट्री कमांड की पावर होती है तीनों सर्विसेज की, इसीलिए उनको कमांडर कहा जाता है। ठीक है, चलो फिर ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर, एब्सोल्युटली राइट है कि नहीं। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन भी लगा सकते थे, अगर आसानी से लगाओ 2 जहाँ पे हटा दो, बट अगेन मैं आपको एलिमिनेशन वो सब एकदम आज के समय बहुत ही एकदम चीप ट्रिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, सबको पता है, अगर आपको पता है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरे बच्चे को नहीं पता है। आप विश्वास करिए हर एक बच्चे को पता है, आपका फोकस होना चाहिए स्टेटमेंट पे। तो अगर ये नहीं दिया है, यूपीएससी का अपग्रेडेड फॉर्मेट क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 टाइप दिया गया है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए भैया यहाँ पे ओनली 2 इज द राइट वन। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी था, कर सकते थे। इतना एलिमिनेशन इजी देना यूपीएससी जनरली नहीं देता, बट 1-2 क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, बट आपको प्रिपेयर किसके लिए करना है, टफ के लिए। चलो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो डेवलप कर रहे हैं एक एआई का। ठीक है, एक नया इनिशिएटिव है। इस एआई का कैसे बनाया गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब इस एक एआई में बहुत सारे डेटा डाले गए हैं, और ये डेटा जब डाले जाएंगे तो कौन से डेटा डाले गए हैं, डेटा तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो डेटा डाले गए हैं आपके पूरे के पूरे ऑडिट्स के। और इससे क्या होगा, जो ऑडिट होता है उसकी एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। और ऑडिट का साधारण सा मतलब क्या होता है, ऑडिट मतलब कभी भी अगर कहीं कोई काम होता है उस काम की जांच करना कि उस काम में कितना पैसा लगा है, कितनी एफिशिएंसी थी, जो कुछ भी है वो सब ऑडिटिंग में देखा जाता है। ठीक है, उसको ट्रेन किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से कि जितने भी एक पिछले डेकेड में 10 साल में जो कुछ भी रिपोर्ट है वो सारी रिपोर्ट इस एआई में डाली जाएगी। और इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि ये लार्ज डेटा सेट को एनालाइज कर सके, डॉक्यूमेंट्स को
अच्छे से इंस्पेक्ट कर सके, जो पैटर्न्स होते हैं, जो रिस्क होते हैं, उसकी एक्यूरेसी को और बढ़ा सके। साथ ही साथ जो ऑडिटर्स होते हैं उनको असिस्ट करे ड्राफ्ट करने में, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, एक अच्छी खासी रिपोर्ट ड्राफ्ट करने में ऑडिटर्स की मदद हो सके अगर ये एआई बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है जानना। साथ ही साथ ऐसा नहीं होगा कि भैया आपका ये जो ऑडिटिंग होगा केवल ऑन ग्राउंड होगा, ये रिमोट लेवल पे भी यूज़ होगा, जिससे डिजिटाइजेशन भी और इम्प्रोवाइज होगा। साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एक्सेस भी और सिक्योर किया जाएगा। डिफरेंट जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे वन पेपर वर्क जो आपका हार्ड कॉपी में काम होता है उसमें रिडक्शन हो। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है डिजिटल इंडिया मिशन, उसमें और ज़्यादा अपग्रेडेशन हो सके। लेकिन एक तरफ अगर जो कमी है, दूसरी तरफ उसका सोल्यूशन दिया जा रहा है। लेकिन तीसरी तरफ एक और चीज़ है, वो है डेटा का रिस्क, डेटा की सॉवरिटी। ये आपको पता होना चाहिए। और डेटा सॉवरिटी जब मैं बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए डेटा गवर्नेंस क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट कैसे डेटा को गवर्न करेगी। और इसी वजह से आपको समझ में आना चाहिए एआई समिट जो इंडिया में होने जा रही है 2026 में, ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट एआई समिट है। ये कब डिसाइड हुआ था? जब ब्रिक समिट अभी जो हुई थी, कौन सी ब्रिक समिट हुई थी? आपकी 17th ब्रिक समिट कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो में हुई थी, ब्राज़ील में। ठीक है, आपको उसका थीम पता होना चाहिए। 16th कहाँ हुई थी? रशिया कजान में हुई थी। अब ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी बार 2025 में क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। आप डालेंगे तो आप पेपर डाउनलोड करिए, पेपर डाउनलोड करके आपको दिख जाएगा क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। चलो, तो अब यहाँ पे क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखा है तो यही है कि जो ऑडिटिंग है उसको थोड़ा बहुत ईज किया जा सके। आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कैग के बारे में, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा भारतीय संविधान उसको स्थापित कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास अपनी कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स होंगी। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। टेन्योर 6 साल का होता है जब तक वो 65 साल की उम्र के नहीं हो जाते। ठीक है, अब अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन, सर ये समझे कैसे? आप ये समझो, अगर कोई भी 59 ईयर्स का है तो यहाँ से 6 साल जोड़े जाएंगे, दैट्स ऑल। लेकिन अगर कोई मान लेते हैं 51 ईयर का है तो इसका 6 साल का अपॉइंटमेंट हो, मतलब 57 पे ये हट जाएंगे। लेकिन क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये 6 साल केवल 65 तक ही जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब रिमूवल कैसा होगा? रिमूवल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, ठीक उसी तरीके से रिमूवल किया जाता है कैग का भी। अब सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है आपको पता है, रिसेंटली एक रिमूवल प्रोसीडिंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो आपके दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट के जज की रिमूवल प्रोसीडिंग चल रही है, आपको याद होगा, जिनके घर में बर्न करेंसी मिली थी। तो इस वजह से देयर आर हाई चांसेस कि इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो जजेस का रिमूवल होता है उसका प्रोसेस क्या होता है। सैलरी और कंडीशन जो होती है वो ऐसा नहीं है कि भैया उनके अपॉइंटमेंट के बाद उसको रिड्यूस किया जा सके, ये चीज़ें जनरली नहीं होती हैं। ड्यूटीज़ इनकी 149 to 151 के बीच में इनकी ड्यूटीज़ मेंशन है। जितने भी रिसिप्ट या जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, पब्लिक फंड, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? पब्लिक, गवर्नमेंट मतलब जनता। तो जनता का जो पैसा आ रहा है और जनता का जो पैसा खर्चा हो रहा है, उन सब की ऑडिटिंग करता है कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सरकार मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट दोनों, वो अकाउंट की ऑडिटिंग करता है डिफरेंट गवर्नमेंट कंपनीज की, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की जाती हैं। और इन सभी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्लेस करता है, देता है, और वही रिपोर्ट को प्रेसिडेंट या गवर्नर पेश करते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट में। स्टेट में कौन करेगा? गवर्नर। पार्लियामेंट में कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। इनको एज अ गार्जियन कहा जाता है पब्लिक पर्स का, जो आपका जेब है उसका कहीं ना कहीं गार्जियन कहे जाते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कहाँ, कैसे, कितने अमाउंट में हो रही है। और इनका जो इंडिपेंडेंस है वो कैसे सेफ गार्ड किया जाता है? अगर एक पोस्ट बनाई गई है, उस पोस्ट की कहीं ना कहीं तो सेफ्टी देनी पड़ेगी ना। अगर उस पोस्ट की सेफ्टी ही नहीं दी जाएगी तो चांसेस क्या हैं? चांसेस हैं एक्सप्लॉइटेशन के, चांसेस हैं करप्शन के। तो वो चीज़ रिड्यूस करने के लिए क्या है? CFI से चार्ज किया जाता है। इससे क्या है, पार्लियामेंट के अलावा कोई चेंज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में भी वोटिंग होगी, अगर कभी इनकी सैलरी या फिर कोई भी अमाउंट इनको जो मिल रहा है उसका रिडक्शन होना होगा तो उसमें इनको CFI से हटाना पड़ेगा। तो जो कि बहुत ज़्यादा आपका एक बहुत ही यूनिक काम हो जाता है, जो करना इतना आसान नहीं होता है। अगर एक बार रिटायर हो जाएंगे तो इनएलिजिबल हो जाएंगे किसी दूसरे ऑफिस के लिए। जनरली क्या होता है कि अगर कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो काम कर रहा है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उनको बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर देती हैं, भैया ये काम कर दो, आप रिटायर जब हो जाओगे ना तब आपको हम यहाँ से टिकट दे देंगे। अक्सर आपने ये चीज़ सुनी भी होगी, जो कुछ जजेस हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ जजेस आपके गवर्नर भी बने हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल होता है वो थोड़ा बहुत वायलेट हो जाता है।
ठीक है, तो ये पूरा कैग के बारे में आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए CAPF 2015 में क्वेश्चन, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय, ठीक है, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये बिल्कुल सही है, बाकी पढ़ लो, आप 4 तक पढ़ लो। प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूरे आर्टिकल मैंने कहीं भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मेंशन नहीं किया है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि भैया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर रिमूव कर सकते हैं तो सेम वैसे रिमूव होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट या रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस हाउ कैन दे बी रिमूव्ड, और 4 ऑप्शन दिए होते तो वहां पे कौन सा सही होता? वहां पर भी यही ऑप्शन सही होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी क्या तरीका होगा, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल जैसे होता है ठीक उसी तरीके से रिमूवल होता है कैग का। ओके, चलो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे जो 2018 में पूछा गया है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज अ वेरी वाइटल रोल टू प्ले। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक लाइन दी गई है कि जो भैया कैग होता है, मैं अब कैग बोलूंगा, उसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है वो, ठीक है। अब रोल दिमाग में आओ, क्या क्या रोल वो करता है भैया? पहला रोल तो वो ऑडिटिंग करता है, और क्या रोल करता है? वो पूरी तरीके से रिसिप्ट को चेक करता है, पब्लिक पर्स को मेंटेन करता है। अब क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ दिस रिफ्लेक्ट, एक्सप्लेन हाउ दिस का मतलब है ये लाइन कैसे रिफ्लेक्ट करती है, आपको एक्सप्लेन करना है कि भैया जो इनका मेथड होता है अपॉइंटमेंट का वो किस तरीके से एक बहुत ही ब्रॉडर जिम्मेदारी को शो करता है। या इसको सिंपल इतना पढ़ो, एक्सप्लेन हाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द मेथड एंड टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट एज वेल एज द रेंज ऑफ पावर ही कैन एक्सरसाइज। बहुत ही साधारण सी चीज़ है कि इसी जो स्टेटमेंट आपको दिया गया उसके रेफरेंस में आपसे ये चीज़ बोली गई है कि आपको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से जो इनका मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे शो होता है कि ये बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई मतलब इतना अहम रोल प्ले कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा, उनके अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है उससे पता लगेगा कि बहुत अहम रोल है। फिर इनकी जो पावर्स हैं वो भी शो करेंगी कि इनका बहुत ही पाइविटल या इनका बहुत ही वाइटल रोल है। तो अब पहले आप बहुत आसान सी भाषा में इसको इंट्रोड्यूस करिए। कैग जो होते हैं आर्टिकल 148 के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं। फिर इनको गार्जियन कहा जाता है पब्लिक फंड का, कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल वो एक प्रॉपर तरीके से रहे, ठीक है। फाइनेंशियल ऑपरेशन जो होता है जितना भी इंडिया में होता है उसकी एक प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग करने का काम होता है। इनकी इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी वो एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, ठीक है। अब देखिए मैं आपके लिए बहुत सून मतलब बहुत बच्चों की डिमांड है कि एक मेंस आसान राइटिंग के लिए कोई एक प्रोग्राम लॉन्च हो, तो आई एम प्लानिंग कि मैं आपके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक फॉर्म में लेके आऊँ। आई अपडेट ऑन टेलीग्राम, आप कनेक्टेड रहिए वहाँ पे जैसा जो होगा, लेकिन बहुत ही लिमिटेड रहेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल जहाँ पे मैं हर एक दिन क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको उसका आंसर लिखना है। वीकली बेसिस में आपके साथ लाइव कनेक्ट करूँगा मैं मीट पे, जूम पे, जहाँ पे आपके आंसर्स को मैं एक अच्छे तरीके से ऑथेंटिकेट करूँगा, क्या सही है क्या गलत है, और डेली जो आपके आंसर्स होंगे उसका रिव्यू भी करूँगा। और बहुत ही मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा सीट्स इसमें रखूँगा, बहुत ही लिमिटेड रखूँगा जितना मैं संभाल सकूँ, और आपको एक अच्छी खासी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो सके। आई विल अपडेट, ठीक है, जैसा भी होगा। तो यहाँ पे बॉडी में क्या है, बॉडी में आपको पहली चीज़ का अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है और रेंज ऑफ पावर के बारे में बात हो रही है। अब आपको अपॉइंटमेंट इस स्टेटमेंट के रेफरेंस से बतानी है और आपको जो इनकी पावर है वो ही बतानी है। तो अपॉइंटमेंट एंड सिक्योरिटी कैसे, तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, 6 साल का रहता है, तो ये दिखाता है कि बहुत ही अहम रोल है। पावर्स एंड फंक्शन की बात की जाए तो वही ऑडिटिंग करते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं, कंप्लायंस कंडक्ट करते हैं, फिर बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं ये प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, किसमें, जीएसटी, फिर जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है हर एक चीज़ में, ठीक है। अभी उतना टाइम नहीं कि इन डिटेल लेके जाऊं, बट आपको इन शॉर्ट मैंने सारी चीज़ें समझा दी। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि भाई जो कैग होता है ना वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड होता है, किस तरीके से, जो गवर्नमेंट का मैंडेट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट होता है कि पब्लिक फंड में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूरोपियन यूनियन और इंडिया की स्ट्रेटेजिक टाइज के ऊपर। अभी क्या हुआ है, एक नया एजेंडा यूरोपियन यूनियन ने रिलीज कर रखा है जिसमें कहा है अ न्यू स्ट्रेटेजिक यूरोपियन यूनियन इंडिया एजेंडा। इसमें क्या है, इंडिया को एक बहुत ही क्रूशियल पार्टनर का दर्जा दिया गया है, किसमें, ट्रेड में, टेक में, डिफेंस, क्लाइमेट और सिक्योरिटी में। एफटी के ऊपर टॉक्स चल रही है। एफटी मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अगर एक देश से किसी दूसरे देश में कोई गुड जा रहा है तो अगर एफटी है दैट मीन्स उसमें टैरिफ्स नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया नेगोशिएट कर रहे हैं एफटी के ऊपर और एग्रीमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं जिससे एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड का
चैनल एस्टेब्लिश किया जा सके, साथ ही साथ और ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन किया जा सके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। चैलेंजेस क्या है ये भी तो पता होना चाहिए आपको। चैलेंजेस आपकी मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़रूरी है। तो यूरोपियन यूनियन कंसर्न्ड है कि जो इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया के साथ हो रही है, साथ ही साथ जो यूरोपियन है वो देखता है कि भैया रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, उसे दिख रहा है कि भाई करेंटली जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, हर एक कंट्री की अपनी खुद की एक रिक्वायरमेंट है, हर एक कंट्री की अपनी खुद की एक डिमांड रहती है। तो इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक रूल होना चाहिए। तो उसे लगता है ये सारी चीज़ें रिस्क पे आ रखी हैं। एग्रीकल्चर टैरिफ जो इंडिया की तरफ से लगता है, फिर जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स होता है वो कहीं ना कहीं ट्रेड हर्डल है। यही सेम चीज़ यूएसए भी कहता है कि भैया जो इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट है ना, बहुत ही ज़्यादा ओपेक है, उसमें कुछ पता नहीं चल पाता। गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, फिर गवर्नमेंट उन्हीं को प्रमोट भी कर रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रंप एक रीज़न देते हैं टैरिफ लगाने का। इसमें यूरोपियन यूनियन का स्टैंड क्या है, वो चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन ईयू का और इंडिया का बहुत ही डीपर टाई हो और वो इंडिया रशिया और चाइना के बहुत नज़दीक ना जाए। इंडिया का रिस्पांस इस चीज़ के ऊपर आया। ऑब्वियसली इन्होंने वेलकम किया है कि एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप है, साथ ही साथ इन्होंने रीट्रेट किया है कि भैया जो पीसफुल रेजोल्यूशन हम चाहते हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का हो। अगेन आगे और भी टॉक्स होंगी अक्टूबर में, जो होगा मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन अभी चल रहा है इन अपडेट। तो यहाँ पे कुछ यूरोपियन यूनियन, अभी इससे पहले भी एक आर्टिकल आया था जहाँ पे यूरोपियन यूनियन के ऊपर डिस्कशन हुआ था, तो इस वजह से मैंने दोबारा इस आर्टिकल को एक बार दोबारा हाईलाइट कर दिया है। अब एक बार यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लो। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। 27 यूरोपियन जो देश हैं वो आपस में मिलके एक उन्होंने एक समूह बनाया है जिसको यूरोपियन समूह कहते हैं या यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ये आपस में कोऑपरेट करते हैं ट्रेड, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और लॉ मेकिंग में। ठीक है, की फीचर्स क्या है, ये मैस्ट्रिच टीटी के द्वारा फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। इनकी करेंसी क्या है, इसको यूरो करेंसी पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में चलती है। और एक चीज़ आपको बताना चाहिए, यूरो जोन क्या है। यूरो जोन मतलब वो कंट्रीज जहाँ पे यूरो चलता है, जहाँ पे यूरो एक्सेप्टेड है जिस कंट्री में, अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, उन्हें यूरो जोन कंट्री कहते हैं। तो जो आपकी यूरोपियन यूनियन कंट्री से क्या उन्हें यूरो जोन कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो, बट जनरली यूरो जोन कहा जाता है जो अपार्ट फ्रॉम ईयू है या यूरोपियन यूनियन, वो आपकी यूरो जोन कंट्री होती हैं। इनके इंस्टीट्यूशन क्या है, यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये सब इनके क्या है, इंस्टीट्यूशन है। सिंगल मार्केट के ऊपर बात होती है। ठीक है, सिंगल मार्केट पूरी यूरोपियन यूनियन में कही जाती है। यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट फ्री होता है, सर्विसेज का मूवमेंट फ्री होता है, कैपिटल पीपल का मूवमेंट फ्री होता है। इसी में एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, जो यूरोजोन कंट्री हैं, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करता है, इसलिए यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म। अब स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो कौन सी स्टेबिलिटी की बात होगी, आप सोच के देखो, क्या मिलिट्री स्टेबिलिटी की बात हो रही है? नहीं, मिलिट्री के लिए तो वहाँ पे नेटो है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब होगी? वो होगी बाबू भैया पैसे से, तो इससे फाइनेंस की बात हो रही है। फिर डिजिटल सिंगल मार्केट की बात होती है। इसका मतलब क्या है कि भैया एक सिंगल मार्केट होगी जो डिजिटली इंटीग्रेट होगी आपस में, जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। नेट जीरो इंडस्ट्री का जो डिस्कशन होता है वो भी यूरोपियन यूनियन के रिगार्ड में होता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा ही। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले एमपीएससी 2019 क्वेश्चन देखो, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन यूनियन, इट इज पॉलिटिकल, मैस्ट्रिच ट्रीटी के द्वारा बनाई गई थी। 2007 ऑस्ट्रिया एंड स्वीडन बिकेम मेंबर, ये आपका गलत है। ठीक है, फिर 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। फिर आप देखो पर्पस क्या है इसका। पर्पस ये है कि भैया पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी को बहुत अच्छे से प्रमोट करना, फिर एक कॉमन ट्रेड फॉरेन पॉलिसीज बनाना। अब इंडिया के लिए क्या महत्व है? पहली चीज तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कहा जाता है और एक मेजर इन्वेस्टर भी कहा जाता है टेक्नोलॉजी पार्टनर के नजरिए से देखा जाए। और अगर देखा जाए कि भैया वो एफटीए नेगोशिएशन में इंडिया बहुत ही बड़ा की पार्टनर है, और ना केवल एफटीए नेगोशिएशन में, बल्कि जो क्लाइमेट पार्टनरशिप होती है, जनरली आप सुनते हो कि नेट जीरो इंडस्ट्री के बारे में, आपने कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में सुना हो। कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है? अगर आप एक प्रोड्यूसर हो और आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट ने 1 किलो कार्बन एमिशन किया है, और अगर आपने उसी को भेज दिया यूरोप में, तो 1 किलो एमिशन के मुकाबले आपको वहां पे टैरिफ देना पड़ेगा। तो एक कार्बन बॉर्डर टैक्स होता है।
ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपने 1 किलो के मुकाबले एमिशन किया और इंडियन गवर्नमेंट ने ही आपके ऊपर लगा दिया है वो एक्स्ट्रा चार्ज, तब आपको जब यूरोप में एंटर करोगे तो पैसा नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर इंडिया ने और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक कार्बन मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होगा जहां पे वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, जिसे हम लोग कार्बन मार्केट एस्टेब्लिश होगी, तब ये सारे जो टैरिफ्स हैं या जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं जिसे कार्बन बॉर्डर टैक्स कहते हैं, वो सब चीज़ें नहीं लगेंगी। आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाए, पहले ही समझा दिया है, एक प्रपोज ट्रेड पैक्ट है, प्रमोट करना है इन्वेस्टमेंट को, मार्केट एक्सेस और ज़्यादा बढ़े। इसका नेगोशिएशन 2007 में ही स्टार्ट हुआ था, इसको और रिवाइव किया गया 2022 में। सिग्निफिकेंस ये है कि ट्रेड बूस्ट होगा, जॉब बढ़ेगी, स्ट्रैटेजिक टाइज इंडिया और यूरोपियन यूनियन में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। चैलेंजेस पहले ही बता दिया, एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, डिजिटल मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ज़्यादा हाईलाइट इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ AI। कुछ कंट्रीज ने AI के रिगार्ड में लॉस बनाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन इंडिया में अभी भी AI के रिगार्ड में कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है। वो लोग अभी वही कॉपीराइट वाले चक्कर पे चढ़ रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये जो मैंने आपको दिया ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए है, जिससे आप मेंस की आंसर राइटिंग अच्छे से कर सके, ठीक है। अब देखिए 2024 का सवाल, अब आपको समझ में आएगा ये सब जो इतना समझाया मैंने आपको एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट मतलब क्या है कि भाई साहब जो कार्बन एमिशन है वो जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, तो ये सही है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ये चाहता है। यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी, बिल्कुल ठीक है, बाय 2040, चलो ठीक है, यहाँ तक सही है। एंड देयर फोर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक बाय दैट टाइम। मतलब ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फिश साउंड कर रहा है, खुद सोच के देखो। मतलब ये कह रहा है स्टेटमेंट कि यूरोपियन यूनियन ना 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है और 2040 तक अपना सारा जितना भी टेक है उसके पास उसको क्लीन कर देगा। इससे क्या होगा, अगली बार से सब कुछ अंदर से ही होगा, मतलब यूरोपियन यूनियन में ही होगा, बाहर से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ गलत है, तो आप आसानी से बोल सकते हो सी इज द राइट वन। 23 का क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली USA एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, और बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए रिसेंटली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च ट्रेड एंड टेक काउंसिल, तब भी आप सही करिए, क्योंकि आप खुद देखो क्या पर्टिकुलर कोई वर्ड लिखा है, नहीं लिखा। जैसे आप वर्ड होता है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, जैसे ही न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ ये बात हो रही है पैलेस्टीन के बारे में, गाजा के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ही जनरल है, ट्रेड टेक काउंसिल। अरे भैया कोई ना कोई काउंसिल तो हुई होगी, लॉन्च होगी, तो इंडिया तो हो ही सकता है उसमें। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है द USA एंड यूरोपियन यूनियन क्लेम दैट थ्रू दिस they are trying to bring tech progress and physical productivity under their control। अब ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल, मतलब वर्ड की टोन समझो, कह रहा है कि USA और जो आपका यू है, इन्होंने ये ट्रेड एंड टेक काउंसिल इसलिए किया जिससे सारी की सारी प्रोडक्टिविटी, जितना भी प्रोडक्शन है वो सब अपने अंदर लिया। मतलब पूरा दुनिया भर का प्रोडक्शन सिर्फ इनके अंडर में होगा, बाकी सारी दुनिया लगा, मतलब बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। ये तो गलत हो गया, तो आप आसानी से बोल सकते हो सी इज द राइट वन। आप देखो यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, तो आपको समझ में आ रहा हो क्या तरीके से सारा काम चल रहा है। लेकिन हाँ ये स्टेटमेंट मत जानना नहीं सी सर यहाँ भी सी, यहाँ भी, अब 26 में आएगा तो वो भी सी होगा, नहीं। आपको थोड़ा बस एक आइडिया होना चाहिए, और जो स्टेटमेंट 1, 2 के बेसिस पे होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए, आप पूरा आंसर निकाल लोगे। क्या मैंने बाकी पढ़ने की जरूरत है? इस पहला क्या कह रहा है, बोथ इज करेक्ट, नहीं, बोथ करेक्ट ही नहीं। फिर यहाँ पे आपको एक पता है कि एक गलत है, 2 इज रॉन्ग, तो भैया यहाँ के 2 इज इनकरेक्ट, गलत हो गया। सॉरी 2 इज करेक्ट कह रहा है तो गलत हो गया, 2 इज इनकरेक्ट, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है सी। तो ये भी कहीं ना कहीं एलिमिनेशन ट्रिक से ज़्यादा आसान होता है, बस आपको एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए बेटा। एक स्टेटमेंट पता होगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। 2017 का क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किसके रिगार्ड में देखा जाता है? यूरोपियन यूनियन के रिगार्ड में देखा जाता है। जितने क्वेश्चन हैं मैं यूरोपियन यूनियन के ही रेफरेंस में बता रहा हूँ। अगर कभी भी बेटा आप कुछ देखना कि ये यूरोपियन यूनियन के रेफरेंस में कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई काउंसिल हुई है, कोई कन्वेंशन हुआ है, तो उसको जरूर से जरूर दिमाग में रखिएगा, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड ओके इन योर सब्सिक्वेंट यूपीएससी एग्जाम। चलो अगेन 2017 में क्वेश्चन है डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी। ये सारी चीजें मैंने आपको अभी समझाई है। अभी आप नोटिस करो जो ग्रीन यहाँ मैंने किया था, देखो यहाँ सब मैंने बताया, सिंगल मार्केट, डिजिटल सिंगल मार्केट, नेट जीरो, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पहले बताया नहीं है। ठीक है, चलो
फिर आप 2016 का देखिए, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म समटाइम्स सीन इन द यूज। अभी आपको बताया यूरोपियन स्टेबिलिटी फाइनेंस के रिगार्ड में बात होती है, तो आप क्या बोलोगे? एजेंसी ऑफ ईयू दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजोन कंट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, बाकी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एजेंसी ऑफ ईयू टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एजेंसी ऑफ ईयू टू डील विद बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड नहीं, एजेंसी क्रिएटेड बाय ईयू टू डील विद इम्पैक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज, ये भी रॉन्ग है। तो बी इज एब्सोल्युटली राइट। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल अभी भी इन प्रोसेस में है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जब तक कॉप नहीं होता है। अब देखो COP30 होने जा रहा है आपका बेलेम ब्राजील में, ठीक है, शेड्यूल्ड है। फिर अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कभी भी कॉप होता है, कॉप मतलब क्या होता है, एक समिट होती है, एक मीटिंग होती है जिसमें अलग अलग देश के लोग आते हैं, वो क्लाइमेट गोल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, भैया हम कितना कार्बन एमिशन करेंगे, हम कितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे प्रदूषण को, ये सारा चर्चा होती है। इंडिया भी उसका हिस्सा है। तो कभी भी अगर कॉप होती है, कोई ये COP30 मतलब 30वां है, तो 29वां भी होगा, 28वां भी होगा। तो इसमें होने से पहले ही एक डिस्कशन होता है, भैया हमें जब फाइनली लीडर्स पहुंचेंगे ब्राजील में तो किस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसके लिए प्री समिट्स होती हैं, तो जितनी प्री समिट्स हो रही हैं कहीं ना कहीं उस पर लैग कर रहे हैं एक्शंस। तो मतलब हाई चांसेस ये हो रहे हैं COP30 उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी। अभी भी देखा जाए, अब सक्सेसफुल कैसे होता है, कैसे पता लगता है कि सक्सेस है अनसक्सेस है, वो देखा जाता है एनडीसी के द्वारा। एनडीसी का मतलब क्या होता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये एक देश का एक बोलते हैं ना डिसाइडेड वो होता है, एक रिपोर्ट होती है जिसमें बताता है भैया मैं पूरे साल में 10 किलो कार्बन एमिशन करूंगा, 10 किलो हम सल्फर डाइऑक्साइड वो करेंगे, 10 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन करेंगे। मतलब क्या है, मैं आपको बहुत ही लेमन भाषा में समझा रहा हूं बेटा। मतलब एनडीसी में यही चीज लिस्ट बनाते हैं और ये लिस्ट उठा के सबमिट कर देते हैं कहां पे, कॉप के पास, वहां पे जो उनकी मीटिंग होती है। तो ये क्या होता है, एनडीसी एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है। तो इसमें कहना है कि भैया 195 देशों में से केवल 29 लोगों ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है। तो ये चीज दिखा रही है कि लैग कर रहा है, ये अभी लोगों में उतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ही नहीं बताया है। और एनडीसी की रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपका पेरिस एग्रीमेंट 2015 का हुआ था, जहां पे क्या किया गया था, जहां पे रखा गया था भैया जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक रखनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। तो ये एनडीसी 2015 में आया था। अब इसमें यूरोपियन यूनियन की पोजीशन क्या है ये भी देख लो। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया COP30 एनडीसी के बारे में। यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं क्लाइमेट को लेकर बहुत एम्बिशियस है, लेकिन अभी भी उसमें इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स चल रहा है। जैसे फ्रांस, जर्मनी, ये सब क्या है, ये सब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन ये लोग डीले मांग रहे हैं, कहते नहीं भैया हमें अपना एनडीसी बनाने के लिए और समय चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, यूरोपियन यूनियन की हमेशा डिस्कशन देखा जाता है कार्बन मार्केट के रिगार्ड में, यहाँ देखा जाता है क्लाइमेट गोल्स बहुत अच्छे बनाता है, लेकिन अभी भी ये कहीं ना कहीं वीक चल रहे हैं। बाकी यूएस का भी स्टैंड बहुत ही वीक है। और कभी भी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो बहुत ही स्ट्रेंथन है तो उसमें कहीं ना कहीं इस यूएसए का बहुत अहम रोल होता है। अगेन इसमें यूरोपियन यूनियन और चाइना का भी जॉइंट स्टेटमेंट ये हो रहा है कि भैया हम लोग कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से एक एनडीसी बनाएंगे अपना, जिससे कार्बन एमिशन, क्लाइमेट गोल्स कहीं ना कहीं अचीव किए जा सकें। अभी भी इंडिया ने भी खुद अपना एनडीसी नहीं सबमिट किया है और नवंबर में होने वाला है, आप देख लो, लेकिन प्रिपरेशन अंडर वे है। अब यहाँ मैंने आपको बेसिक बताया, जब हो जाएगा तो आपको और डिटेल बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझो, एक है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, इसी से कनेक्टेड आर्टिकल है। नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या है, ये एक बॉडी है जो पेरिस एग्रीमेंट में एक आर्टिकल 6 था जिसके अंदर देशों से कहा गया था भैया आप जो कार्बन एमिशन करते हो उसकी ट्रेडिंग के लिए आपको एक एक बॉडी बनानी पड़ेगी अपने देशों में। ये पेरिस एग्रीमेंट में बात की गई थी। तो इंडिया ने उसी पे एग्री करके आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट को एग्री करते हुए कहा भैया हम अपनी एक बॉडी बनाते हैं जिसका नाम है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ये क्या करेगी, कार्बन ट्रेडिंग में ये उसको बहुत ही रेगुलेट करेगी। कार्बन ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, मान लो आप एक कंपनी हो, मैं बी कंपनी हूं, आपकी कंपनी 10 किलो एमिशन कर रही है, मेरी कंपनी 20 किलो कर रही है, तो मेरी कंपनी क्या कर रही है, और गवर्नमेंट ने कहा भैया जिसने भी अगर 15 किलो से ऊपर एमिशन किया तो उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो अब 5 तो मैंने एक्स्ट्रा किया तो 5 मुझे क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने कम किया है, 15 से कम किया ना, तो 5 एक्स्ट्रा आपके पास क्रेडिट है। तो ये सब ट्रेडिंग होती है। तो इस ट्रेडिंग के रेगुलेशन के लिए एनडीए बनाया है इंडिया ने। 21 मेंबर की कमिटी है। मेन फंक्शन इसका है एमिशन रिडक्शन जो होता है वो किया जाए, उसमें ट्रेडिंग अच्छे से हो सके, इवेल्युएट किया जाए, अप्रूव किया जाए,
उन प्रोजेक्ट्स को ऑथराइज किया जाए जो कि एमिशन रिडक्शन यूनिट्स जनरली होती हैं। ये एनडीसी के प्रोजेक्ट के साथ अलाइन करता है आपका नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। इसको आप बहुत अच्छे से आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। देयर आर हाई चांसेस कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगेन आई एम डूइंग गेस वर्क क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे अगेन ये मैंने आपको समझा दिया, ये आर्टिकल 6 में COP29 बाकू में इस चीज़ की बात की गई, जहाँ पे कहा था किस तरीके से ट्रेडिंग होगी, कार्बन की ट्रेडिंग कैसे की जाएगी। इंडिया का एनडीसी टारगेट देखा जाए तो कहा भैया हम लोग जीडीपी एमिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे, रिड्यूस करेंगे 45% तक। ठीक है, फिर कहा गया हम लोग 50% इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी और अपनी अचीव कर लेंगे, एडिशनल कार्बन सिंक कर लेंगे। आपको पेरिस एग्रीमेंट के बारे में ऑलरेडी बता दिया, ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, जो COP21 पेरिस में है। अब COP30 हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, COP21 मतलब ये 21वां था, 21वां हुआ, 22वां हुआ, तो 2015 में हुआ, तो आप 10 और आगे बढ़ा दो 20 में, तो क्या हो जाए COP30 आ गया। कोविड में बीच में थोड़ी सी रुकावट हो गई थी। ठीक है, चलो अब आप 2016 क्वेश्चन देखिए, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आपको अभी तो बताया एनडीसी मतलब क्या होता है, साधारण सी भाषा में अगर आप देखो यूपीएससी कैसे देता है, प्लेजेस मेड बाय यूरोपियन कंट्रीज टू रिहैबिलिटेट रेफ्यूजीज। अरे भैया अभी तो बताया मैंने क्या है कि नहीं, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली दिस इज राइट, लेकिन फिर भी आप बाकी भी पढ़ो, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर कंट्रीज इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एब्सोल्युटली रॉन्ग, अभी एनडीसी का मतलब बताया। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि एनडीसी का मतलब सिर्फ ये होता है कैसे वो अपने क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करेंगे। फिर देखिए कार्बन मार्केट के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन मैंने नोट्स यहाँ पे दिया। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की सेलिंग और परचेजिंग होती है। ठीक है, एक कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2, बढ़ा है, घटा है, रिमूव जो भी है वो सब ऐसे देखा जाता है। दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लायंस मार्केट होती है, एक वॉलंटरी मार्केट होती है। ये मैंडेटरी होती है। ठीक है, मैंडेटरी कहने का मतलब है यहाँ पे आपको इसे रेगुलेट करना होगा कार्बन एमिशन को। वॉलंटरी मतलब है कि इंडिविजुअल खुद से जाकर के कहता है नहीं भैया गवर्नमेंट 100 कहा है हम और कम रिड्यूस कर देंगे, तो वहां पे लोग इसको बेचते भी हैं जिससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होता है। मेन पर्पस कार्बन मार्केट का है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना। राइट, चलो यूपीएससी 23 क्वेश्चन देखिए, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू दी स्टेट। अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको कार्बन मार्केट के बारे में बताया, क्या मैंने कहीं भी बोला कि भैया जो प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज हैं उसको स्टेट के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा? सोच के देखिए, क्या कहीं मैंने कहा? नहीं कहा। ये तो प्राइवेट में आपस में ट्रेडिंग हो रही है ना। अरे भैया कार्बन मार्केट का साधारण सा मतलब है कार्बन के क्रेडिट्स जो होंगे वो खरीदे बेचे जाएंगे। कैसे? जिन्होंने जितना एमिशन किया है। तो अगेन मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी स्टेटमेंट 1-2 वाले सवाल होते हैं बहुत ईजी होते हैं, आपको इतना पता है कि भैया सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, तो क्या आपको बाकी 4 पढ़ने की जरूरत है? नहीं, आप सीधे बोल सकते हो सी इज द राइट वन। समझ रहे? चलो 2014 का क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है द साइंटिफिक व्यू इज दैट the increase in the global temperature should not exceed 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial level। ये कहीं ना कहीं बात हो रही है पेरिस क्लाइमेट गोल के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, हमारा जो साइंटिफिक व्यू है वो कहता है 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 3 डिग्री के बियॉन्ड चला जाएगा तो क्या पॉसिबल इंपैक्ट हो सकता है। ध्यान रखिए, जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसमें टर्म्स जो यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कह रहे कैन बी पॉसिबल, अभी तक वैसा हुआ नहीं है। क्या 3 डिग्री बढ़ चुका है? नहीं। क्या किसी भी तरीके से इंपैक्ट आ चुका है? नहीं। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी के हिसाब से पूछा जा रहा है तो कोई श्योर स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। पहली चीज क्या है? टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स। दिस इज राइट, है कि नहीं? फिर वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल ऑकर। अब थोड़ा सा यहां पे रुकना, ये आपको सोचना पड़ेगा। ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर। क्या श्योर है कि ऐसा हो ही जाएगा? सोच के देखो, नहीं ऐसा नहीं है। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब क्या अगर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा तो कहीं पे आप खेती कर ही नहीं सकते हो क्या? ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। तो आप आसानी से बोल सकते हो भाई साहब यहाँ पे 3-4 तो गलत है, तो आप आसानी से हटा दिए। लेकिन अब देखो दोनों में देखो, सेकंड ये आपको खुद से करना है, आप दिमाग लगाओ। वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल ऑकर। ऑब्वियसली खुद अपना दिमाग लगाओ,
कोरल्स क्या होते हैं? कोरल रीफ आपने सुना होगा, जहाँ पे कोरल पॉलिप्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? उससे जो उसमें ज़ूक्सैंथले नाम का ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होगा? वो हट जाएगा। वो हटेगा तो कोरल ब्लीचिंग होगी, फिर उसमें डिस्कलरिंग होगी। इससे क्या होगा? मास जो उनका होता है ना, पूरी तरीके से डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ हाई चांसेस हैं ऐसा होने के। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है। ये ग्लोबल फंड है जो 2010 में UNFCCC के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कंट्रीज जो हैं जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कर रही हैं लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो उनको फंड करने के लिए जनरली बनाया गया था। COP16 कैनन मैक्सिमो में इसको जनरली कहा जाता है, इसको प्रॉपरली क्रिएट कर दिया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, कब? आपका 2010 में, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस की कमिटमेंट जो थी वो इस समय की गई थी। अब देखो जो डिफरेंट कॉप्स हुए हैं, एक UNFCCC में क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता होगा, जो बात करता है किसमें? ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। फिर आपको पता होना चाहिए पेरिस के बारे में, फिर ग्लासगो के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पर नेट जीरो की प्लेजेस है। फिर CBD जो आपका कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, उसमें भी कुछ कन्वेंशन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात होती है जिसे कार्टेजिना प्रोटोकॉल भी कहते हैं। फिर नगोया प्रोटोकॉल की बात होती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो आपका बोलते हैं ना बायोडाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक रिसोर्सेस जो होते हैं उनको आपस में शेयर करने के ऊपर प्रोटोकॉल बनाया गया। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ज़रूरी है, ये 2022 में भी आया था, इसे कन्मिंग मॉन्ट्रियल भी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी टारगेट इसमें रखे गए। सिर्फ एक वर्ड में आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लो, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल अभी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल रखूंगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसका मतलब क्या है? मतलब भारत देश के जो इन्वेस्टर हैं। अब यहां पे बात हो रही क्या? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या आप इन्वेस्टर कहलाओगे? आंसर इज, क्या आप DII कहलाओगे? आंसर इज नहीं। अगर कोई एक बैंक है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया का, तो क्या उसे DI कहा जाएगा? बिल्कुल। इसलिए कहा इंस्टीट्यूशनल में ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये कोई एक मेंबर नहीं होता है। तो अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जा रहा है, देन यू नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर दोज इन्वेस्टर्स विच और हु बिलोंग फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस इज दे आर नॉट इंडिविजुअल मेंबर, दे आर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी बैंक, विच कैन बी पेंशन फंड, विच कैन बी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब यहीं पे अगर FII लिखा मिले, व्हाट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब ये फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स बेसिक बैंक ही आता है। ठीक है, फिर जो आपकी डिफरेंट फंड कंपनीज होती हैं वो सारे FII कहलाते हैं। लेकिन अगेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लो, ये लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये नॉर्मल आपके ऐसे लोग होंगे फॉरेनर्स हैं। बाकी ये क्या नहीं कर सकते, आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था, लेकिन फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ये कंपनी में मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ फिजिकल बिजनेस या फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या है? अभी DII की बात हो रही है, तो FII भी तो आपको पता ही होगा, मतलब ये फॉरेन बैंक्स हैं, हेज फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये क्या नहीं कर सकते? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं होते। ठीक उसी तरीके से DII आप नहीं हो, ये आपके होंगे बैंक, इंडिया के हैं बस। ठीक है, फॉरेन की नहीं है, ये इंडिया के रेफरेंस से बात हो रही है। लॉन्ग टर्म डायरेक्ट बिजनेस में ये लोग नहीं आके इंटरैक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, FDI क्या है? FDI का थोड़ा एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है। फैक्ट्रीज, ऑफिसेस, प्रोजेक्ट इंडिया में आकर के सेटअप करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉब ट्रांसफर करते हैं टेक को। क्या नहीं कर सकते? ये लोग स्टॉक्स में या क्विक प्रॉफिट में नहीं इंडल्ज होते हैं। अभी रिसेंटली आपको मैंने बताया था 8 सितंबर को जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बाइंग शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें होप हुई कि मे बी USA का फेडरल रिजर्व जो है या फेडरल जो टैक्सेस हैं या इंटरेस्ट हैं वो कट हो सकते हैं। तो उन्हें लगा मे बी इंडिया के साथ ट्रेड बढ़े, तो उन्होंने खरीदना चालू कर दिया। तो जो FII हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक प्रॉफिट में इंडल्ज होते हैं, वहीं पे जो FDI है क्विक प्रॉफिट में नहीं जाते, ये लॉन्ग टर्म गेन के ऊपर जाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं होता है ये, और ये तुरंत एग्जिट नहीं करते हैं FPI वाले, FKI जैसे करता है। 2011 क्वेश्चन देखिए, बोथ FDI एंड FII आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। फिर इसमें आप बताइए क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? बहुत ही आसान, ये आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। FII ब्रिंग्स बेटर मैनेजमेंट स्किल, अभी बताया। FII का सिंपल मतलब है प्रॉफिट कमाना जाना, मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है।
इसी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्या नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है FII हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल और FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स। अब ये चीज़ सही है, आप सोचो, मैंने अभी कहा ना FII से क्या हो रहा है, सिर्फ पैसा ला रहे हैं, कंपनी को पैसा मिल रहा है और जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे को कंपनी लगा दी कहीं ना कहीं, दैट्स ऑल, इतना ही हो रहा है। लेकिन FDI पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन फिर भी आप सोच के देख लो, FDI फ्लोज ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट, FII टारगेट्स प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट से क्या उनका मतलब भाई, वो तो डायरेक्टली से स्टॉक मार्केट में आके डाल देंगे पैसा। FII इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल, FII इज नॉट कंसिडर्ड मोर स्टेबल, rather FDI is considered more stable। अगर यहाँ पे लिखा होता है FII is considered more volatile, then this statement would have been absolutely right, but this is not written, so statement 2 is right, आप बोल सकते हो। 2020 क्वेश्चन देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूछा गया है, कौन सा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इन्वेस्टमेंट है जिसमें कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया जाता है लिस्टेड कंपनी में। अगेन सोच के देखो, ये गलत है। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। अब जो FDI में पैसा, मान लो आपकी कंपनी A है, ठीक है, आप चला रहे हो, अगर फॉरेनर कोई है वो आपकी कंपनी पैसा डाल रहा है, तो क्या आपके ऊपर कर्ज हो गया? वो नहीं भाई, वो तो FDI डाल रहा है। क्यों? क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट, इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेब्ट सर्विसिंग, मतलब आपके कर्जों को खत्म करने के लिए FDI किया जाता है। नहीं भैया, क्यों? आपके घर के भाई बहन थोड़ी लगे हैं जो फॉरेनर्स हैं, वो तो आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, बट स्टिल फोर्थ भी पढ़ लीजिए, इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी कहा FDI में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहां से आ गए? ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों ये आर्टिकल पिक किया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म रिलेवेंट था, DII, क्योंकि इससे कनेक्टेड क्वेश्चन सोच के देखो, कितने क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए। ठीक है, चलो, आई होप आपको इस आर्टिकल से काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।